हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है साउंड। तो साउंड चैप्टर को हम लोग जो है मैक्सिमम 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। साउंड को समझने के लिए हमें वेव भी समझना होगा। वेव बोले तो तरंग, तो तरंग भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साउंड के डिफिनेशन से। साउंड का डिफिनेशन क्या बोलता है? साउंड इज ए वाइब्रेशन। साउंड एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है दैट प्रोपोगेट्स एज एन एकॉस्टिक वेव्स। ठीक है, यानी कि ये प्रसरित होता है। प्रोपोगेट्स मतलब प्रसरित होता है, यानी आगे बढ़ता है। एज एन एकॉस्टिक वेव्स यानी कि ध्वनिक तरंग के रूप में ये आगे बढ़ता है। ओके, थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडियम सच एज ए गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम में, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया, इन सारे ट्रांसमिशन मीडियम में ये जो है आगे बढ़ता है तरंग। ये सब जो है मतलब जो है क्या बोलते हैं, प्रोपेगेट्स करता है, प्रसरित होता है। ओके, इसके बाद में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू वेव्स। यहाँ पर वेव आया है तो वेव भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके पहले आप अच्छी तरीके से वेव को नहीं पढ़े होंगे, आई होप। ए वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव क्या होता है? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, कैसा डिस्टरबेंस है? इन ए मीडियम। ठीक है, ये किसी मीडियम में एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से ये अनदर पॉइंट मतलब दूसरे पॉइंट तक ये बढ़ता है। ठीक है, कैरीज एनर्जी, एनर्जी को ले करके विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि ये पार्टिकल्स को बिना मूवमेंट कराए ये जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। यानी कि सीधा सीधा बोले हैं तो वेव जो है एक प्रकार की एनर्जी है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है बिना किसी पार्टिकल्स के मूवमेंट के। जैसे कि बात की जाए कि अगर कोई आपका स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को अगर जो आप ऐसे एक जगह फिक्स करके, मान लीजिए जस्ट सपोज एक बड़ा सा स्प्रिंग है एंड इसके एक पॉइंट को आप यहाँ पे फिक्स कर दिए दीवार पे, और इस पॉइंट को आप पकड़े हैं और इसको जोर से हिलाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे करके, तो वो पूरा स्प्रिंग जो है इस तरीके से करते हुए जैसे सांप चलता है उस तरीके से जो है एक वेव के थ्रू ऐसे 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 आपका गति करेगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे हमने पकड़ा था और हिलाने पे ये इस तरीके से जो है एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो यहाँ के पार्टिकल थे वो यहीं पे हैं, यहाँ के पार्टिकल यहीं पे हैं। और अगर जो एक बात और आप नोट करेंगे तो जो ये ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं होता कि ये अभी यहाँ पर था ऊपर और नीचे हुआ था, अब ये चीज जो है यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, ये यहीं पर ऊपर होगा यहीं पे नीचे होगा। जस्ट सपोज आप जो है जब उस स्प्रिंग को हिलाएंगे ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऐसे ऐसे एक क्या बोलते हैं वेव की तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह चलेगा, लेकिन जो इसके पार्टिकल होंगे वो एक ही जगह पे आपके जो है ऊपर नीचे होंगे। यानी कि जो इसके पार्टिकल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिल्कुल नहीं जाते, वो ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन जो इसके एनर्जी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वेव को भी समझ लिया है और साउंड को भी समझ लिया है। अब साउंड के जो है कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, सॉरी, वेव्स के टाइप होते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में सबसे पहला वेव है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या बोलता है कि इन ट्रांसवर्स वेव्स TW particles motion is of wave motion, oh sorry, in transverse waves particle motion is perpendicular to the direction of wave motion। ठीक है, क्या बोला है कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव्स होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो जस्ट सपोज आपका वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, वेव आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलर जो है मोशन करेंगे वेव्स के। अभी हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं वेव्स, ये वेव्स हैं, इस दिशा में चल रहा है, और जो आपके पार्टिकल होंगे
वो ऊपर नीचे इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हुआ, और नीचे भी परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि ये इस तरीके से जो है आपके मूवमेंट करेंगे। इसके वेव्स के, ये वेव चल रहा है और ये आपके जो है पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो अभी आपने देखा मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोग देखने वाले, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि मैकेनिकल वेव्स का सेकंड पार्ट है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है ट्रांसवर्स वेव्स को पढ़ लिया है और अब हम लोग जो है अब देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है क्या होता है कि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैरेलल ट्रेवल करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि आपका जो वेव होता है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के पैरेलल जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है ट्रेवल करेगा। तो इसको हम लोग फिगर में कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जस्ट सपोज आपका वेव जो है, ये वेव है जिसकी डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है, ये सीधे जा रहा है। तो जो आपका वेव होगा, आपका जो पार्टिकल्स होगा वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो ये जो है वेव के पैरेलल ट्रैवल करेगा, ठीक है। यानी कि कुछ आपका इस तरीके से आपका जो वेव होगा वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से ट्रैवल करेगा, आगे पीछे, आगे जाएगा और पीछे जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके जो वेव है उसके पैरेलली ही जो है आपका जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट होने वाला है। तो ये रहा आपका जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। और आपका जो ट्रांसवर्स वेव था उसमें आपका जो एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल नहीं बताया था ट्रांसवर्स वेव का, आपके एग्जाम्पल अगर जो लिखना चाहेंगे तो लाइट जो होता है, लाइट वो ट्रांसवर्स वेव का एक गुड एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइट जो होता है वो आपका वेव के पैरेलल ट्रेवल करता है, जो कि ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो लाइट का भी जो पार्टिकल होते हैं वो भी बिल्कुल वेव के, जो आपके वेव चलते हैं उनके परपेंडिकुलर, ठीक है, ट्रेवल करते हैं। और आपकी बात की जाए लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, तो इसका जो एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो साउंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, साउंड एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल, अब इसके पार्टिकल्स भी जो हैं आपके वेव के डायरेक्शन में पैरेलली चलेंगे, वेव के डायरेक्शन के पैरेलली आपके चलने वाले हैं साउंड के भी पार्टिकल्स, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं साउंड के कुछ प्रॉपर्टीज। तो साउंड के फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी अगर जो हम कहीं भी निर्वात वैक्यूम क्रिएट कर दें तो आपका साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, या फिर नहीं ये साउंड सुनाई नहीं देगा आप, ठीक है। जस्ट सपोज आप अगर जो चंद्रमा पे चले जाएं तो साउंड आपको कोई भी कितना भी चिल्लाए तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका एयर वगैरह कोई मीडियम है ही नहीं। तो मीडियम ना होने की वजह से, वैक्यूम होने की वजह से वहां पे आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता, वहां पर एक विशेष तरीके से जो है बातचीत किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है साउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सेकंड इसका है कि द मैटर और मटेरियल थ्रू विच साउंड प्रोपेगेट्स इज कॉल्ड ए मीडियम, यानी कि जो मैटर होता है, जो मटेरियल होता है जिसके द्वारा आपके जो साउंड होते हैं वो ट्रेवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, वही मीडियम होता है साउंड के लिए, ठीक है। साउंड का मीडियम जो है आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है या फिर कोई मैटर हो सकता है। जैसे कि आपने जस्ट सपोज कर लीजिए आयरन, तो आयरन को अगर जो आप ठोकेंगे तो आपका आवाज क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उस कंपन की वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड
तो जो वो आयरन है, जो आपका लोहा है, वो आपका एक तरीके से मीडियम का कार्य करेगा, क्योंकि वो एक मटेरियल है या एक मैटर है जिसकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, साउंड क्रिएट हो रहा है। थर्ड स्टेप है इसका, थर्ड प्रॉपर्टी है द साउंड वेव्स प्रोपोगेट्स बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम। जो साउंड वेव्स होते हैं वो प्रोपोगेट्स चलते हैं बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम, यानी कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की बात को आपको समझना है। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन हम आपको समझाने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका साउंड है वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन में पूरी तरह से टिका हुआ है। इस दो पॉइंट को आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जस्ट 1 मिनट। ओके, कंप्रेशन तो नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कंप्रेस कर देना किसी चीज को। रेयरफैक्शन मतलब होता है, रेयर मतलब एकदम बिल्कुल फ्री होना, ठीक है। तो कंप्रेस, आप नाम समझ पा रहे होंगे, किसी चीज को कंप्रेस कर देना यानी उसको दबा देना, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा है कि किसी साउंड को चलने के लिए कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आपका जो भी साउंड होता है, ठीक है, जब कोई भी चीज कंपन होती है तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। बिना कंपन के कोई भी आवाज आपका प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, यानी कि दुनिया की जो भी साउंड है वो किसी न किसी तरीके से कंपन से ही आई हुई हैं। बिना कंपन के कोई वस्तु साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात को समझना है। तो कंप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई साउंड आपका, जब भी कोई कंपन होता है कहीं भी, मान लीजिए जस्ट सपोज हमने यहाँ पर कंपन करा दिया है, किसी चीज को कंपन करा दिया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने घंटी बजाई है, ठीक है, यहाँ पर जो बेल होता है, स्कूल में लगा होता है बेल, उसको हमने बजाया। बेल बजने के कारण उसमें कंपन होता है, ठीक है, आज जो लोहा होता है उसमें कंपन आता है। तो जस्ट सपोज कि आपका लोहा कंपन किया, ठीक है, आपका बेल कंपन किया। कंपन करने से क्या होगा, एक फैलता है, फिर ठीक है, कंपन किस तरीके से करता है, फैलेगा फिर जो है सिकुड़ जाएगा, यानी ठीक है, यानी कि उसमें फैलाव और सिकुड़न होता है। आगे पीछे इस तरह से कंपन होता है ना। सपोज करो गिटार किस तरह से करता है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि जब वो फैलता है तो जस्ट सपोज यहाँ पर आपका फैल गया गिटार, ठीक है, मतलब ये बेल फैल गया। तो फैलने से क्या होगा, जैसे ही फैलेगा तो अगल बगल के जितने भी पार्टिकल्स होंगे एयर के, वो पार्टिकल्स तुरंत, बिल्कुल मतलब तुरंत फैला तो पार्टिकल्स सभी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, दूर नहीं जा पाएंगे। तो जो पास के पार्टिकल्स होंगे एयर के, वो पार्टिकल्स आपके बिल्कुल लड़ भिड़ जाएंगे, यानी एकदम पास पास हो जाएंगे, यानी कि लड़ भिड़ के वो पास पास बिल्कुल चले आएंगे। समझ रहे हैं बात हमारी। तो पास पास आने की वजह से जहां भी आपका कंपन होता है, जहां भी वाइब्रेशन होता है, उसके पार्टिकल्स काफी पास पास आ जाता है। लेकिन जो दूर के पार्टिकल्स होते हैं वो फिर निराले होते हैं, अपना वो दूर दूर ही रहते हैं, उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ने पाता है। और इस तरीके से जो है, फिर अगर जो हमने वाइब्रेशन किया, तो फिर अगर जो यहाँ पर वाइब्रेशन किया तो फिर ये पार्टिकल्स काफी पास पास हो जाएंगे और बाकी सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सब दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जो कि पास पास आ जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन, यानी कि ये लोग कंप्रेस हो गए हैं, इन पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए हैं। और जो कि जो दूर दूर होते हैं, जो काफी पास पास सॉरी जो काफी दूर होते हैं पार्टिकल्स, उनको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। ओके, तो इस तरीके से आई होप कि आपको कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यही कंपन की वजह से जो है आपके एयर में जो है, एयर के पार्टिकल्स इस तरीके से कुछ शेप बनाते हैं जिससे जो है आपका साउंड निकलता है। अब हम लोग साउंड के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाला हैं। साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वेव लेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं। तो इस तरह के कुछ हम लोग टर्मोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेव लेंथ क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वेव लेंथ।
एक्चुअली हम लोग जो भी आपको पढ़ाएंगे, जो कि जिसपे जो कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं उन पे हम लोग आपको ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं भी कंपटीशन की कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि क्या क्या कंपटीशन में आ सकते हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, किसको ज़्यादा पढ़ना और किसको थोड़ा कम भी वेटेज देंगे तो चलेगा। तो आपको आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप आज से ही पढ़ाई शुरू करिएगा। वेवलेंथ क्या होता है कि आपने वेव को पहले आपको वेव समझना होगा। वेव होता क्या है, आपको सबसे पहले वेव समझना होगा। वेव कुछ इस तरीके से आपका ट्रेवल करता है, ठीक। और सबसे ऊपर जो होते हैं, जो आप पहाड़ की चोटी देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये चोटी, इसको बोलते हैं जो सबसे ऊपर चोटी जाती है, ठीक है। ये बेस हो गया, और इस बेस के ऊपर जो आपकी चोटी ऊपर जाती है, इस चोटी को बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक। इस प्रकार से ये भी हो गया क्रेस्ट, यानी कि जितने भी आपके ऊपर की चोटियां होंगी वो आपके क्रेस्ट कहलाएंगी वेव में, ठीक है। एंड जो भी आपकी नीचे की चोटियां क्या बोलते हैं उसको, सबसे नीचे के जो, ठीक है, जो नीचे वाला पहाड़ आएगा उसको आप बोलेंगे ट्रॉफ या ट्रो, ठीक है, TROUGH। इसी प्रकार से ये भी ट्रो कहलाएगा, ठीक। तो ऊपर की जो चोटियां होंगी उसे हम लोग क्रेस्ट बोलने वाले हैं, जो नीचे होंगी उनको हम लोग ट्रो बोलने वाले हैं। और वेवलेंथ हमको पढ़ना है, तो वेवलेंथ का डेफिनेशन बोलता है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, ये ट्रफ, ये बिल्कुल सबसे पीक पॉइंट है, ये सबसे पीक पॉइंट है, ठीक है। तो दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी जो है कहलाएगी वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं आपको, ठीक। अब हम लोग जो है इसकी डिफिनेशन को लिखेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब जो पास पास के होंगे, ठीक है, क्रमशः सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि जो दो क्रस्ट के बीच की दूरी होती है या दो ट्रफ के बीच की दूरी होती है, उन्हें ही हम लोग जो है वेवलेंथ बोलते हैं, जिससे कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिखे नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइम पीरियड। वेवलेंथ के बाद में हम लोग देखने वाले हैं टाइम पीरियड, ठीक। टाइम पीरियड, जैसा कि नाम से ही आप पता पा रहे होंगे कि टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम यहाँ पर ऐसा है कि एक वेव को कंप्लीट होने में, ठीक है, पूरा एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड होगा, ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगेगा। जितना भी टाइम पीरियड लगेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग आपके टाइम पीरियड चेंज होते रहते हैं। तो अलग अलग जो है आपके जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, अलग अलग टाइम पीरियड होगा, तो हर एक का टाइम पीरियड जो है अलग अलग हो सकता है। डेफिनेशन तो यही कहेगा कि एक वेव को कंप्लीट होने में, ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा वही आपका होता है टाइम पीरियड, ओके। तो टाइम पीरियड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, ओके। यानी एक ओसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना भी आपका टाइम लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, ओके। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने समझ लिया है, आवर्त काल जिसे बोलते हैं हिंदी में, ओके। इसको हम लोग डिनोट किस से करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है, यानी कि
कैपिटल टी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल टी बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, कैपिटल टी। ठीक, अब हम लोग इसके बाद में देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो फ्रीक्वेंसी आता है, और आपके फ्रीक्वेंसी पे ही जो है कई एक फार्मूला बनेगा जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल दिए रहेंगे उसमें काफी यूज जो है आपके फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से आने वाला है। फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बोलता है कि एक सेकंड में आप जितना भी वेव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक सेकंड में जितना भी आप वेव को कंप्लीट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, जितनी भी आपकी आवृत्ति होगी एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में आप जितनी भी आवृत्ति होगी आपकी, यानी जितनी भी बार आप क्या बोलते हैं वेव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हम लोग अब यहाँ पर डिफिनेशन लिखने वाले हैं, और चलिए देखते हैं। नंबर यहाँ पर होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, OSCI ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, यानी एक सेकंड में आपका जितना भी ऑसिलेशन होगा उसके नंबर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, तो ये आपका सिंबल होने वाला है फ्रीक्वेंसी का। न्यू का फार्मूला होता है 1/T। ठीक, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/T। अच्छा, आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा v चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, तो ये जो टाइम है वो हो गया है आपका टाइम पीरियड। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका है वेवलेंथ आपका डिस्टेंस है। ठीक, तो इस तरीके से अगर जो हम v यानी जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, उसकी फार्मूला बनाने की कोशिश करें अगर जो, तो v बराबर डिस्टेंस बराबर वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को हमने लैम्डा से दिखाया है, टाइम पीरियड को हमने t से दिखाया है यहाँ पर, तो v बराबर होगा लैम्डा अपॉन t। ठीक है, और 1/T को हमने देखा है v बराबर 1/T, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 × λ/T, तो 1/T इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1/T को हम लोग लिख सकते हैं न्यू। ठीक, न्यू, और लैम्डा जो का त्यों ऐसे। ठीक, तो v बराबर हम लोग ये फार्मूला निकाल सकते हैं न्यू लैम्डा, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाला है। तो अभी हम लोग जो है देख चुके हैं फ्रीक्वेंसी की। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप बेहतर तरीके से ग्राफ के द्वारा समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ चल रहा है वेव का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा किसी वेव की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है किसी वेव की, जो सबसे ज़्यादा लंबाई है किसी वेव की, हाईएस्ट इसने अप्स जो किया है या हाईएस्ट इसने जो डाउन्स किए हैं, ठीक है, तो इन्हें ही हम लोग जो है एम्पलीट्यूड के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग डिफिनेशन इसका लिख पाएंगे आसानी से।
हाईएस्ट डिस्टेंस मूव्स highest distance moves by wave in up and down। तो हाईएस्ट डिस्टेंस मूव्स बाय वेव्स इन अप एंड डाउन, यानी अप और डाउन में जो हाईएस्ट डिस्टेंस इसकी जो मूव होती है, हाईएस्ट डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो होता है, जिस व्यक्ति का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी जिस व्यक्ति के जो एम्पलीट्यूड, समझ रहे हैं कि जो हाईएस्ट पीक ये जो छूते हैं, एम्पलीट्यूड जिसका जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम जो आवाज़ होती है, जिसकी लाउडनेस होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति की आवाज़ मोटी होती है, लंबी चौड़ी होती है, उस व्यक्ति की जो एम्पलीट्यूड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, बात समझ में आई होगी। एम्पलीट्यूड के बाद में हम लोग समझने वाले हैं कुछ टर्म, जैसे कि होती है पिच। ठीक है, पिच आपने नाम तो सुना होगा। ठीक, पिच मतलब होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, आवाज का उतार चढ़ाव। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आवाज का उतार चढ़ाव का मतलब यही हुआ। ठीक है, आपकी जो वेव ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं आप इसको। अब पिच क्या होता है कि जिस व्यक्ति का पिच, जैसे आप जो पिच बोलते हैं, पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का पिच, अगर जो पिच की बात की जाए तो इसमें जो द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेरफैक्शन, ठीक है, जो दोनों रेरफैक्शन होते हैं, जो कंप्रेशन होते हैं, ये दोनों ही जो है ये पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में जो कंप्रेशन होते हैं, जो रेरफैक्शन होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेरफैक्शन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। रेरफैक्शन और कंप्रेशन आपने सुना ही होगा नाम। ठीक है, तो जो रेरफैक्शन होता है, हमने बताया है रेरफैक्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, आप जो है देख सकते हैं। तो जो कंप्रेशन और रेरफैक्शन होता है पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में, ये जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इस तरह से आपने पिच को समझा है। पिच क्या होता है कि अगर जो आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि एक महिला की पिच जो होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है या फिर एक पुरुष की पिच ज़्यादा होती है, तो हमने बोला है कि पिच इस तरह से, एक जो महिला होती है उसका पिच ज़्यादा होता है। पिच बोले तो हमने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। एक फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, कंप्रेशन रेरफैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो एक महिला की जो कंप्रेशन रेरफैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन रेरफैक्शन होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एक औरत की, एक फीमेल की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। ओके, तो इस तरीके से ये जो है, ये जो हमने पिच बनाया हुआ है, ये है एक फीमेल की। ठीक है, एंड अब जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, या फिर ये जो बनाया है, ये इतना मतलब काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है इसमें। ठीक है, यानी काफ़ी दूर है, तो इसकी पिच भी काफ़ी कम है, यानी कि ये एक जो है मेल की यहाँ पर बोल सकते हैं, मेल की ये पिच है। ओके, तो पिच कुछ नहीं है, बस द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेरफैक्शन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है। यानी कि जो नंबर ऑफ कंप्रेशन होते हैं, ठीक है, जो कंप्रेशन होते हैं वॉइस में,
और रेरफैक्शन होते हैं जो वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के ही, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जिस व्यक्ति का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका रेरफैक्शन कंप्रेशन ज़्यादा होगी, और वो व्यक्ति की जो लाउडनेस होगी वो थोड़ी अच्छी होगी, यानी कि जैसे कि फीमेल। ओके, और मेल की फ्रीक्वेंसी जो है कंप्रेशन रेरफैक्शन कम होता है, इसलिए जो है फ्रीक्वेंसी भी जो है यहाँ पर कम होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर इनकी आवाज़ जो है, इनकी पिच अच्छी नहीं होगी, जिससे कि आप इनकी आवाज़ जो है अच्छी उतनी नहीं होती है, उतना शार्प इनकी आवाज़ नहीं होती है। अब हम लोगों ने देख लिया है एम्पलीट्यूड भी, वॉल्यूम भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों को देखना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम बोल रहे हैं नोट एंड टोन। टोन तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद नोट आपने ना सुना हो। तो नोट लिखने वाला वो वाला नोट नहीं है जो आपने अपनी कॉपी में तैयार किया है नोट, वो वाली नोट नहीं है। यहाँ पे नोट एंड टोन क्या होता है, तो टोन की बात की जाए तो टोन जो होता है ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है उसे हम लोग टोन बोलेंगे। ठीक है, टोन में क्या होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, मिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बिल्कुल सिंगल फ्रीक्वेंसी चलेगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और जब भी मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी चलने लगे, ठीक है, तो वहां पर बोलते हैं कि ये नोट है। ठीक है, नोट टोन में समझ में आ गया होगा आपको अंतर, कि नोट जो होता है वो मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लेके चलता है, बल्कि जो टोन होता है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को लेके चलता है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है नोट और टोन में जो है डेफिनेशन को लिखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए नोट। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। और वहीं टोन की बात किए हैं, अब यहाँ पर हम लोग नोट की बात कर रहे हैं। ठीक, उल्टा लिख दिए थे। नोट में क्या होता है, ये मिक्सचर फ्रीक्वेंसी होती है, ए साउंड ऑफ मिक्सचर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये जो मिक्सचर फ्रीक्वेंसी होती हैं वो उससे हम लोग जो है जो मिक्सचर फ्रीक्वेंसी की साउंड जो प्रोड्यूस होती है उससे हम लोग बोलते हैं नोट। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने नोट समझ लिया होगा। तो भाई चलते चलते सभी से अनुमति लेंगे जाने के लिए, और एक निवेदन है हाथ जोड़ करके आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, और आपके सपोर्ट से हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यार आप एक सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है लगभग रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो रात के 2 बजे आपके लिए इतना मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट तो आप लोग फुलफिल कर ही दीजिए। फिर मिलेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।